बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपके बच्चा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के, है ना। यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 300 गेस प्रश्न है उनको आज के इस क्लास में करने वाले हैं। ओके, और ये क्लास है आपके रिवीजन क्लास, यानी इस क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ाया हुआ है और आज ये देखना है कि आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी जितने भी बार आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है, तैयार किया है, तो आज के इस क्लास में ये दिख जाएगा कि आपका चैप्टर 1 से लेके 5 तक के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, तो ये क्लास होगी बच्चा थोड़ी सी फास्ट। तो एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। वालेकुम सलाम सभी को, गुड इवनिंग, जय मां सरस्वती, राधे राधे सारे को, सभी को। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दे फटाफट। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, जो भी 12th के बच्चे हैं, आप क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि क्या क्लास स्टार्ट हो जाए आपकी। पहले पीडीएफ की बातें नहीं करनी है, पहले क्लास से फोकस करना है, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। आप क्लास करते नहीं हो, पहले ही पीडीएफ के लिए रट लगाना ही स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो पीडीएफ का कोई नाम नहीं लेना है, पहले क्लास को करना है। आप देखो तो कि आपका कितना तैयार है। आप अपने एग्जाम हॉल में पीडीएफ लेके नहीं जाओगे, आप अपने एग्जाम हॉल में आपने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं, आपकी कितनी तैयारी है, आप ये लेके जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो क्लास स्टार्ट हो जाए। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए फटाफट, सारे बच्चे कमेंट करेंगे यस। वालेकुम सलाम सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो बच्चे अभी से आए हैं सारे को गुड इवनिंग। तो आपकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन आपकी लाइक की संख्या कम है। अब जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, फटाफट सारे बच्चे क्लास को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिदल पुंज का भाग है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन है जो परिदल पुंज का भाग कहलाता है। तो क्लास है बच्चा आपकी रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास का मतलब है कि ये क्लास मैं फटाफट लेके चलूंगी। ठीक है, और लास्ट में बताना है कि आपके कितना सही है, कितना गलत। ठीक, ओके। चलिए, तो याद रखना है बच्चा कि जो परिदल पत्र होता है, ठीक है, यानी जो परिदल पत्र होता है आपका क्या होता है, परिदल पुंज का एग्जाम्पल है। और सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बहुत बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? यानी बात कर रहा है कि ट्यूबर के द्वारा कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन को बच्चा कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूछा जाए या कायिक प्रवर्धन की बात करी जाए तो हमेशा याद रखना है आलू में। किसमें भाई? यानी जो पोटैटो होगा उसमें क्या है, ट्यूबर के द्वारा। ठीक है भाई, यानी ट्यूबर के द्वारा क्या होगा, कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। यानी करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख यानी गन्ने की बुआई की जाती है? अब इसमें आपको कुछ भी सोचना समझना नहीं है, क्योंकि गन्ने की खाई कैसे गन्ने की बुआई कैसे होती है सारे बच्चों को पता है कि गन्ने को क्या हम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। उससे हमारे गन्ने रेडी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, लिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? जल के द्वारा, कीट के द्वारा, हवा के द्वारा, या बी और सी दोनों के द्वारा? बताइए, जलकुंभी में परागण कैसा होता है? मैक्सिमम सारे बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन क्या होगा, डी होगा। बच्चा जब आपसे हवा नहीं होगा तो फिर आप कीट कहना, क्या क्यों? क्योंकि ज्यादा, ठीक है, ज्यादा क्या होता है, कीटों के द्वारा होता है, लेकिन कम, यानी कुछ क्या होगा, हवा के द्वारा। कैसे? क्योंकि इनके जो पराग कण होते हैं, ठीक है बच्चा, इनके परागकण क्या होते हैं, हल्के होते हैं। परागकण क्या होते हैं, थोड़े से हल्के होते हैं, इसलिए यहाँ पे एयर पॉलिनेशन भी देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा नहीं, आंशिक, आंशिक का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन में एक बार प्रजनन करते हैं? यानी अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ वो एक बार ही प्रजनन करने का काम करेंगे, तो वो क्या होता है, प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बास। ठीक है, यानी बास क्या है, अपने पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार क्या करेगा, प्रजनन करने का काम करता है। क्लियर बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित का मतलब होता है बच्चा यन, तो ये यन है,
ये 2n है, ठीक है, ये भी आपका n है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी और सी, यानी कि डी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट होगा, क्योंकि ओवम, ठीक है, और गैमेट्स दोनों ही क्या होते हैं, अगुणित संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास कर लोगी, ठीक है, कल मैं ऑब्जेक्टिव नहीं कराऊंगी, कल मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास कराऊंगी, तो सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, कल होगा आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास, ठीक है। तो आज ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रिवीजन क्लास है, तो फिर आज इसको आप कर लो और कल क्या करना, सब्जेक्टिव करना। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत बोले, दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्याज में प्रवर्धन होता है पत्तियों के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, बीज के द्वारा। तो याद रखना है बच्चा, जो प्याज होता है उसमें बल्ब के द्वारा, यानी बाई बल्बिस क्या होगा, बाई बल्बिस के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे प्रवर्धन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा, लिखित में से किस समूह में अगुणित पादपकाय शरीर होता है। ऐसा कौन सा समूह है कि जिनकी पादपकाय का मतलब होता है बच्चा प्लांट बॉडी, ठीक है, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो ब्रायोफाइटा को याद रखना है, तो इसको याद रखेंगे आप, ब्रायोफाइटा को याद रखेंगे कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन तो आपको रट चुका होगा कि अनुप्रस्थ द्विखंडन क्या होता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है किसमें भाई, आपका जो पैरामीशियम है। पैरामीशियम में कौन सा द्विखंडन है, पैरामीशियम अगर कोई द्विखंडन पाया जाता है तो वो कौन सा है, अनुप्रस्थ, यानी कि वर्टिकल सेक्शन कट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, पार्थोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। पार्थोजेनेसिस जो वर्ड है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है, बताइए फटाफट सारे बच्चे बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवेन जी ने क्या किया भाई, पार्थोजेनेसिस शब्द का क्या किया है, निर्माण किया है। किसने किया है, ओवेन जी ने पार्थोजेनेसिस शब्द का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक का मतलब होता है बच्चा, समयुग्मक का मतलब होता है कि नर, ठीक है, और मादा ये दोनों क्या हो, समान हो। समान का मतलब कि जैसे नर की आकृति है वैसे ही मादा की भी आकृति है। जैसे नर की आकृति है वैसे ही किसकी आकृति है, मादा की भी आकृति है। ये देखने के लिए मिलता है क्लेमाइडोफोरा में। किसमें, क्लेडोफोरा में देखने के लिए मिलता है, या इसको हम कहते हैं क्लेमाइडोफोरा। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, एल्गी है, जिसमें गैमीट क्या है, होमोजाइगस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके जो गैमीट होते हैं होमोगैमिट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, आवृत्तिबीजी पौधों के भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष का मतलब होता है बच्चा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूण को क्या करने वाला, पोषण देने वाला। ठीक है, तो गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है, यानी इनमें जो क्रोमोसोम की सूत्रगुणता है वो क्या होगी, n होगा, 2n होगा, 3n होगा, क्या होगा, तो याद रखना है कि क्या होते हैं, 3n होती है, यानी त्रिगुणित। ठीक है, क्या होती है, त्रिगुणित होती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, यानी जो आपका माइक्रो रिप्रोडक्शन होता है। अब माइक्रो रिप्रोडक्शन के याद रखना है बच्चा कि ये सारे सूक्ष्म जीव में होगा, ये सारी चीजें सूक्ष्म जीव में होगा। और सूक्ष्म जीव क्या है, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, वायरस, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें क्या संभव होगा, अलैंगिक प्रजनन, यानी जिसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी का मतलब होता है बच्चा, उभयलिंगी का मतलब होता है कि नर, ठीक है, नर एवं मादा, ठीक है, नर एवं मादा क्या हो, एक ही शरीर पर हो, एक शरीर पर हो, उसको हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो कौन है भाई, केचुआ, क्योंकि केचुआ में मेल भी, ठीक है, मेल प्लस फीमेल ये दोनों क्या होते हैं, एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है या दोनों जो जनन तंत्र, यानी नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, दोनों केचुआ, यानी केचुआ का एक शरीर है और एक शरीर पे दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो याद रखना भाई, मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है बडिंग, यानी बडिंग के द्वारा क्या होगा, इष्ट में प्रजनन होता है।
बडिंग क्या होता है, यानी जनक शरीर पे क्या होगा, छोटा सा उभार निकलेगा और वो उभार कर वृद्धि करके एक नया जीव क्या कर जाएगा, बन जाएगा। वो क्रिया क्या कहलाती है आपकी, मुकुलन कहलाती है। ठीक है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो बच्चा जो गैमीट होते हैं, ठीक है, जो गैमीट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, यानी यन होते हैं। तो युग्मक जो हमेशा होंगे वो क्या होंगे, अगुणित यानी हैप्लॉइड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वो चाहे प्लांट्स का गैमेट हो चाहे फिर एनिमल्स का गैमेट हो, लेकिन वो हमेशा हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी पादपकाय अगुणित होती है। पीछे हमने क्वेश्चंस किया है, अभी सेम यही क्वेश्चन हमने पीछे किया है जिसमें हमने ब्रायोफाइट्स को देखा था कि ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, अगुणित होती है, यानी हैप्लॉइड होती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, यानी जो अदरक है, ठीक है, जो जिंजर हम खाते हैं इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो राइजोम के द्वारा पाया जाएगा। राइजोम का मतलब हो जाएगा कि अदरक है, ठीक है, ये अदरक है, इसमें छोटे छोटे जो रेसे नामक, ठीक है, हम इसको रूट भी नहीं कह सकते हैं, जड़ जैसा लगता है लेकिन ये जड़ अक्सर में होता नहीं है, तो ये छोटे छोटे जो हेयर लाइक है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको ही क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। अब इस राइजोम को क्या करेंगे, इस अदरक को क्या कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे तो नया अदरक का प्लांट्स बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, कंद किसका रूपांतरण है, कंद जो होता है, ठीक है, जो ट्यूबर है ये किसका मॉडिफिकेशंस होता है, याद रखना है, स्टेम का होता है यानी तना का। ठीक है, किसका होता है, तना का है, यानी जो कंद है या जिसको कहते हैं ट्यूबर, ये तना का रूपांतरण होता है। कौन से तना का, कौन से तना का बच्चा, याद रखना है भूमिगत तना का, भूमिगत तना का रूपांतरण होगा, क्योंकि तना भी कई सारी है ना, भूमिगत तना है, वायु तना है, तो तना के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये होंगे भूमिगत तना के। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, तो काजू क्या है, नट फल कहलाता है। काजू क्या है भाई, ये किस प्रकार का फल कहलाएगा, काजू जो कहलाएगा नट फल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, नट फल कहलाता है। नेक्स्ट आता है, जैमुल्स निर्माण किसमें बनते हैं, जैमुल्स जो बनते हैं वो किसमें, ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, या स्पंज में, तो किसमें बनेंगे, स्पंज। अच्छा, स्पंज क्यों कहते हैं, स्पंज कहने का रीजन क्या होता है बच्चा, क्योंकि इनकी जो पूरी बॉडी होती है ना, इनकी जो पूरी बॉडी अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आस्कुलम पाया जाता है ना, आस्कुलम पाया जाता है, और आस्कुलम के साथ साथ इनकी पूरी जो प्लांट बॉडी होगी, पूरी जो शरीर होगी वो कैसी होती है, छिद्रित होती है। छिद्रित क्यों होती है, ताकि वो पानी को क्या कर सके, वाटर को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। याद रखना है आपको, साइकॉन, साइकॉन। ठीक है बच्चा, साइकॉन क्या कहलाएगा आपका, स्पंज कहलाएगा। किस श्रेणी का जंतु आता है, साइकॉन जो है किस श्रेणी का जंतु है, याद रखना है, पोरीफेरा या सिलेंट्रेटा, आंसर दो। साइकॉन जो है वो पोरीफेरा संघ से बिलोंग करता है या फिर सिलेंट्रेटा संघ से बिलोंग करता है, सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, केचुआ प्राणी है, तो केचुआ क्या होता है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी, यानी जिसमें मेल फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उनको बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी या उभयलिंगी कहा जाता है। तो बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, उभयलिंगी तीनों एक ही चीज है। वो चाहे प्लांट्स के लिए लागू हो चाहे एनिमल्स के लिए लागू हो, वो किसके लिए होगी, यानी दोनों जनांगों के लिए या दोनों सेक्स ऑर्गन के लिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, कौन सा भाग जो है अगुणित, पराग, यानी जो पोलिन होगा वो क्या है, अगुणित, बाकी ये टूयन है, ये भी टूयन है और ये भी टूयन होगी। सारे के सारे क्या है आपके, टूयन है, लेकिन यहाँ पे पोलिन, पोलिन मतलब क्या है, परागकण, और यही क्या करेगा, नरयुग्मक का निर्माण करेगा। कितने प्रकार के नरयुग्मक को, 2 प्रकार के नरयुग्मक का फॉर्मेशन करता है, तो ये हमेशा हमेशा कैसा होगा, अगुणित कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। बंगाल के आतंक के नाम से हम किसको जानते हैं भाई, तो जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी को हम क्या कहते हैं, बंगाल के आतंक के नाम से जानते हैं। क्यों बंगाल के आतंक के नाम से जानने का रीजन है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए इनकी जो
संख्या है वो बहुत ज्यादा कम समय में बहुत ज्यादा फैल जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है, तो किसी को दिक्कत है एक बार बता दीजिए। किसी को दिक्कत है? बायोलॉजी आप चाहो कि रट लो तो रट के तैयार होने वाली नहीं है ना। एक चीज याद रख लो, एग्जाम पास आ जाएगा, लेकिन रटना चाहोगे तो वो रटेगा नहीं जब तक समझोगे नहीं। और समझने के लिए जब तक आप थियरी नहीं पढ़ोगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इतना याद रखना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उड़कर ऑक्सीजन को खींच लेता है? यानी ठहरे हुए पानी, ठहरे हुए पानी का मतलब समझ रहे हो, यानी कोई गड्ढा वड्ढा हो, है ना, कोई गड्ढा हो या फिर कोई तालाब हो या बहुत बड़ा कोई नाला हो जहां पे पानी ठहरा हो। ठहरा का मतलब है कि और पानी आने का कोई वहां पे रास्ता न हो। ठीक है, बारिश हुई, पानी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, तो वहां पे ज्यादा आपको कौन दिखेगा, जलकुंभी देखने के लिए मिलती है ना। कोई पोखरा आप देख लो, है ना, किसी गड्ढा को, बड़े से गड्ढे को देख लो तो आपको वहां पे कौन है, जलकुंभी दिखती है। नेक्स्ट आता है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है वो क्या है? यानी कि जब नर, ठीक है, जब नर प्लस मादा ये दोनों आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं, तो संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। और जिसमें निषेचन है, जिसमें फर्टिलाइजेशन है, वो क्या कहलाएगा आपका, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट आता है, मध चक्र पाई जाता है, सॉरी पाया जाता है, मध चक्र पाया जाता है। तो बताइए, मध चक्र पाया जाता है गाय में, भेड़ में, कुत्ते में, तो सारे के सारे में। ठीक है, यानी भाई सभी में क्या होगा, मध चक्र पाया जाता है। मध चक्र का मतलब है कि ऋतु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग इनके बॉडी में क्या रिलीज होगा, हार्मोन्स रिलीज होगा। ठीक है, और वही हार्मोन्स क्या करेगा इसमें, प्रेगनेंसी के लिए, इनके प्रेगनेंसी के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर इसके लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। ठीक है, हाँ, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। हाँ, 17 में क्या दिक्कत है भाई, एक बच्चा कह रहा है कि 17 का नंबर का क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्या है भाई, निम्नांकित में से किसकी पादप काय, पादप काय का मतलब होता है बच्चा, प्लांट बॉडी पूछ रहा है, अगुणित होता है। अगुणित का मतलब है द्विगुणित नहीं बच्चा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्रायोफाइटा ही होगा। जिसको कंफ्यूजन है अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेगा। क्वेश्चन ना तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ना तो उसका ऑप्शन जो बताया गया है वो गलत है, तो 70 नंबर का सी ही होगा। ठीक है, एक बच्चा है जो 2-3 बार वो मैसेज कर रहा था, मैं नाम नहीं पढ़ पाई हूँ, कोई था, ठीक है, कोई तो था, तो याद रख लो यहाँ पे आपका क्या होगा, ब्रायोफाइटा ही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सल्क कंद यानी जो बल्ब का उदाहरण है, सल्क कंद यानी जो बल्ब का उदाहरण यहाँ पे बताइए कौन है। तो बल्ब के द्वारा अगर कोई प्रोपेगेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो किसमें होगा, ओनियन में होगा, है ना। बाकी जिंजर की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखना है राइजोम को, क्या याद रखोगे कि राइजोम के द्वारा होगा। ठीक है, आलू जानते हो, आलू में तो आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स, स्तनधारी का मतलब होता है जिसमें दुग्ध ग्रंथियां हैं, जिसमें दुग्ध ग्रंथियां, ठीक है, जिसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, दुग्ध ग्रंथियां हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन आपका होता है फैलोपियन नली में, जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको एक नाम देते हैं ओविडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपसे ओविडक्ट पूछ सकता है। ठीक है, फैलोपियन नली की जगह आपसे अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में दे सकता है, तो याद रखना है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के कहां पे, एक स्थान है उसका भाग जिसको कहते हैं तुम्बिका। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। कहां पे भाई, स्तनधारी में। किसमें, स्तनधारियों में। 17 का डी नहीं होगा भाई, कौन कह रहा है 17 का डी होगा। प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थोजेनेसिस पाया जाता है। प्राकृतिक यानी वहां पे हम किसी प्रकार का
विधि का यूज नहीं करते हैं, लेकिन बिना ही निषेचन के किसी जीव का निर्माण हो जाता है। किसमें? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, या फिर सभी में? नहीं। जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी होगा, मधुमक्खी याद रखना है, ठीक है, यानी जो हनी बी होगी उसको याद रखना है। बाकी भाई मक्खी में, मच्छर में ठीक है, इनमें नहीं होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण जानते हो? मधुमक्खी में 3 टाइप की मधुमक्खियां होती हैं, ड्रोन, रानी, कामगार। तो रानी और कामगार कैसे बनती हैं? फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनती हैं। लेकिन जो ड्रोन है, ठीक है, जो ड्रोन है जिसको क्या कहते हैं? नर। ये ड्रोन क्या कहलाता है? नर कहलाता है। ये किसके द्वारा? अनिषेक जनन के द्वारा। ये अनिषेक जनन के द्वारा ही बन जाता है, यानी किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं है और ड्रोन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष। तो क्या होता है भाई? एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक, या फिर इसको हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म, स्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म कहेंगे। क्लियर? क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रियोनिक। तो जो भ्रूणपोष होता है बच्चा, वो क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का। ये गलत है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा मौसम सही नहीं है, इसकी वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, रोज नहीं रहता है लेकिन आज थोड़ा हो रहा है ना मौसम। ठीक है, मौसम थोड़ा सा जानते हो बदरी वाला हो गया, एकदम बारिश वाला मौसम हो गया, इसकी वजह से है। ठीक है, अब सही है? अब सही है ना? बोलिए, अब सही है? कंटिन्यू करें? अब सही है? कंटिन्यू किया जाए? अरे भाई अब सही हो गया, आप तो ना कहो कि नेटवर्क इशू है। एक बात आप लोगों को मिल के आ जाती है, पूरे कमेंट सेक्शन को वही भर डालते हो आप लोग कि अगर जरूरी मैसेज भी आए ना तो वो भी ना दिख पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन का पौधे का उत्पादन जो है वो किसके द्वारा भाई? कायिक प्रवर्धन के द्वारा, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है। तो जब हमारी संतति का निर्माण केवल एक जनक भाग लेगा, या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेगी, इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे क्या आ गया है? पेरेंट्स आ गया ना, पेरेंट्स नहीं होगा, ये मिस्टेक है टाइपिंग में। आप यहाँ पे रिप्रोडक्शन को याद रखना, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से होगा वो रिप्रोडक्शन को याद रखेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नरिग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ऐसा कौन है जो नरिग्मक से संयोजन करता है और संयोजन करके भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म, ठीक है, क्या करता है भाई? वो एंडोस्पर्म को बनाने का काम करता है। तो जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, ठीक है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यही क्या करता है? भ्रूणपोष का फॉर्मेशन करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा आपका, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी हम जनक के समान ही जीव को प्राप्त कर सकते हैं। किस जनन के द्वारा? तो भाई अलैंगिक जनन के द्वारा। और विखंडन जो होता है, विखंडन जो है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन दिया है, तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब हो जाएगा खंडन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है बच्चा खंडन। ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, इंग्लिश वाला आपका फ्यूजन, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, सॉरी फ्यूजन तो संलयन हो गया, क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो खंडन, खंडन मतलब फ्रैगमेंटेशन, हालांकि वो भी आपका अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हम कहते हैं स्पाइरो 11 में देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, द्विखंडन किसमें पाया जाता है ना? बाइनरी फ्यूजन जो है वो किसमें देखने के लिए मिलेगा? तो वो अमीबा में, पैरामीशियम दोनों में होता है। इससे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो बाइनरी फ्यूजन है, ठीक है, या द्विखंडन, द्विखंडन का मतलब भाई कि जनक शरीर की जो बॉडी है वो 2 भाग में टूट जाना ही द्विखंडन कहलाता है, जो कि अमीबा में, पैरामीशियम में, बैक्टीरिया में, इन सभी जीवों में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन
केवल एक बार अपने जीवन काल में, यानी इनकी पूरी जो लाइफ साइकिल है ना, जीवन काल है, लाइफ टाइम की बात कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। इनकी जो पूरा लाइफ साइकिल है वो केवल केवल क्या करते हैं, एक बार ही क्या करेंगे, जनन करेंगे, या फिर कह सकते हैं पुष्प को पैदा करते हैं, तो वो होगा बांस। ठीक है, जो बंबू होता है उसमें क्या होगा, केवल केवल इनके पूरे लाइफ साइकिल में एक बार ही क्या लगेंगे, जो फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऋतुस्राव चक्र, किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र का मतलब होता है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऋतुस्राव चक्र का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मनुष्य में भी है, बंदर में भी है, चिंपैंजी में भी है, इसलिए ऑल ऑफ दीज, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डी करेक्ट होगा। यही 3 ऐसे जंतु हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, इन तीनों को छोड़ के धरती पे जितने भी जंतु हैं, उच्च श्रेणी वाले जंतु हैं, सारे के सारे में मध्य चक्र पाए जाते हैं, है ना। ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, फटाफट बताइए, फटाफट सारे बच्चे बताइए। क्या होगा भाई बताइए। तो देखो, जब दैहिक के लिए बात करी जाएगी, ठीक है, जब दैहिक के लिए बात करी जाएगी तो याद रखना है, दैहिक गुणसूत्र के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, तो याद रखना 46 को केवल केवल अगर स्पर्म के लिए, ठीक है, या फिर ओवा के लिए याद रहे तो फिर 23 करना। ठीक है, अगर दैहिक के लिए बात करी जाएगी तो 46 होगा, और केवल केवल किसके लिए, स्पर्म के लिए, ओवा के लिए यूज होगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 मानेंगे, लेकिन दैहिक के लिए क्या हो जाएगा आपका बेटा 46 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो युग्मको पूछ रहा है ना, युग्मकों में क्या होता है आपका, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है 23वां वाला, उसमें एक एक्स वाला होता है, एक वाई वाला होता है, तो अगर दोनों का जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सा अंड प्रजक है? अंड प्रजक को कहते हैं ओविपैरस। ओविपैरस का मतलब होता है अंडे देने वाला। तो भाई कौन है, मुर्गी अंडा देती है, सांप अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, तो सारे के सारे क्या है, अंड प्रजक माने जाएंगे। सभी के सभी क्या माने जाएंगे, आपके अंड प्रजक माने जाएंगे। एक बार फटाफट सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दे, फटाफट लाइक कर दे और क्लास को शेयर कर दे एक बार। ठीक है, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होगी, यानी किसी पात्र में हो सकती है, ठीक है, लैब में हो सकती है, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं बाह्यनिषेचन, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। या फिर जल में हो सकती है, जल के लिए याद रखना है मेढक को। ठीक है, जल के लिए क्या याद रखोगे, मेढक को। ठीक है, नहीं भाई आम में नहीं होता है, कौन कह रहा है आम? जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या फिर बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। तो भाई इन सभी के द्वारा क्या हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण। और युग्मक स्थानांतरण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, परागण। और परागण जो होता है 2 प्रकार का, एक होता है भाई स्वपरागण, ठीक है, क्या होता है स्वपरागण, दूसरा क्या होता है परपरागण। ठीक है, और परपरागण का भाग ही क्या है भाई, परपरागण का भाग होता है जंतु के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा और जल के द्वारा। तो क्या हो रहा है, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण का मतलब हो जाएगा परागकण का, किसका भाई, जो परागकण है उसका स्थानांतरण कहाँ हो जाएगा, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरण हो जाएगा वही कहलाता है युग्मक स्थानांतरण। तो ये सारे के सारे में ये चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। अभी मैंने आपको मेढक बताया, जो फ्रॉग है ये बाह्य निषेचन करता है कहाँ पे, जल में, और जल में ही इनके लार्वा बनते हैं। जल में कहाँ बनते हैं, इनके जो लार्वा है वो कहाँ बनेगा, जल में ही बनता है। ठीक है, बाकी हिरन में, मनुष्य में, घोगा में ही सारे में क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है,
बल्कि इंटरनल है। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। अब इसका आंसर मैं सारे का चेक करूंगी। सभी बच्चे बताओ कि जल के माध्यम से यानी फर्टिलाइजेशन के लिए इन विच ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन थ्रू वाटर, यानी ऐसा कौन है जहां पे जल माध्यम क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए माध्यम बनेगा। सभी लोग बताओ बताइए बताइए। क्वेश्चन कहीं का भी हो, आप एक बार थोड़ा सा चेक करो ना कि आपका कितना तैयार है ना। कहीं से भाई कोई भी क्वेश्चन कराएगा ना, आपके बुक से आपके सिलेबस से ही कराया जाता है ना, सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाता है। तो कहीं का भी क्वेश्चन है एक बार चेक तो कर लो ना कितना तैयार है। शुरू से लेके मैक्सिमम आपका 32 मिनट की क्लास हो गई, एक ही चीज है कि ये क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से। आप सोचो कितना 44 क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका एक ही आंसर आ रहा है। तो करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मत करिए। बताइए। नहीं भाई, ब्रायोफाइटा होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ब्रायोफाइटा। क्योंकि पादप जगत का क्या कहते हैं, उभय स्थानी कहते हैं। उभय स्थानी का मतलब होता है बच्चा उभयचर। उभय स्थानी का मतलब क्या होता है, उभयचर। और उभयचर क्या होता है उभयचर क्या होता है, जो जल में भी रहे प्लस थल में भी रहे। तो जंतु के लिए हम एग्जाम्पल किसका याद रखते हैं, अगर हम जंतु की बात करते हैं तो जंतु में क्या याद रखते हैं कि मेढक है। मेढक क्या है, जंतु जगत का उभयस्थानी है या फिर जंतु जगत का उभयचर है। ठीक है, लेकिन पौधों के लिए ब्रायोफाइट्स को याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये बच्चा नम भूमि में अपने आप को ग्रो करेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए है ना, निषेचन के लिए इनको क्या चाहिए, जल चाहिए। इसीलिए इनको हम पादप जगत का उभयस्थानी उभयचर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी करेक्ट होगा। वैलिसनेरिया भी होता है मैम, वैलिसनेरिया यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जल माध्यम से निषेचन होता है, तो वो तो ठीक है, वैलिसनेरिया तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सोचो, हम जानते हैं ना कि भाई देखो, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको 5 जगत में बांटा गया है। कौन कौन सा है, या वर्ग में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो उसमें से जो ब्रायोफाइटा है वो क्या है, वो भले ही पुराने मकानों पे, छायादार पेड़ों के नीचे भले ही वो ग्रो करेगा, भले ही वहां पे पाया जाएगा, लेकिन उसको फर्टिलाइजेशन जब करना होगा, उसमें जब गैमेट का संलयन होगा, उसके लिए जल चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। अगेव जो होता है उसमें जो वर्धी प्रजनन होता है, तो बच्चा यहाँ पे संकर होगा। ठीक है, तो याद रखना, संकर के द्वारा क्या होगा, जो अगेव का प्लांट्स है वहां पे वर्धी प्रजनन होगा, है ना। बुलबिल द्वारा नहीं होगा, अगेव जो होता है वहां पे संकर के द्वारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सकर लिखा है, शायद आपकी बुक में भी सकर लिखा है, तो ये मात्रा वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, संकर होगा। ठीक है, तो संकर के द्वारा क्या होगा। ठीक है, संकर का मतलब क्या होता है भाई, हाइब्रिड। ठीक है, तो या फिर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सकर के द्वारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी ऐसा कौन सा जंतु है जो बायोसेक्सुअल्स नहीं है, यानी जिसपे मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही शरीर पे, या नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र एक ही शरीर पे नहीं पाई जाती है। तो जोक बाइसेक्सुअल होता है, केचुआ भी बाइसेक्सुअल होता है, फीता कृमि भी, जो टेप वर्म है ये भी आपका बाइसेक्सुअल है। लेकिन जो हाउस फ्लाई है, ठीक है, हाउस फ्लाई यानी जो हमारे घरों में मक्खियां, जो हमारी घरेलू मक्खियां हैं, जो हमारे घरों में रहती है मक्खियां, वो क्या है, बाइसेक्सुअल नहीं होती है, यानी उसमें मेल फीमेल अलग है। पहचान पाते हो, घरेलू मक्खियों में मेल फीमेल को पहचान पाते हो आप लोग। जो छोटी वाली होगी वो फीमेल होगी, जो थोड़ा सा साइज में बड़ा और बड़ा के साथ थोड़ा सा मोटा होता है ना, बड़ी बड़ी मक्खियों में आप देखते हो मैक्सिमम में 2 तरीके की दिखती है। हालांकि इनकी कई सारी प्रजातियां हैं, लेकिन हमारे घरों में 2 दिखती हैं। एक छोटी सी पतली वाली वो फीमेल है, और जो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और क्या होती है, मोटी होती है, वो क्या होती है, मेल होती है। आपको संख्या किसकी ज्यादा दिखती है,
फीमेल वाली की यानी छोटी वाली की या बड़ी वाली की? आपको ज्यादा संख्या छोटी वाली की दिखेगी, है ना। चलिए, तो ये चैप्टर वन के 46 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कि मैं आपको करा चुकी हूँ। आप सारे बच्चे मुझे बताओगे कि इतने में से आपने कितना सही किया, कितना गलत। इतने में से कितने बच्चों ने सही किया है और कितने बच्चों ने गलत किया है, बताइए। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे यानी अगले चैप्टर पे। अच्छा, किसी का 30 है, किसी का 43 है, किसी का 45 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये रिवीजन है, ऐसा नहीं है कि ये क्लास आपकी पहली बार आ रही है ना, ऐसा नहीं कि ये क्लास आपकी पहली बार आ रही है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया गया है और आप इसको किए भी हो, और आज आपको यही नहीं, आपकी एक रिवीजन क्लास है और आपको इसमें चेक करना है अपने आप को कि कितना तैयार है कितना नहीं। इसीलिए मैं आपका 5 चैप्टर लेके आई हूँ, ताकि आज से इस क्लास में ये क्लियर हो जाए कि आपका 5 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन रेडी हैं, कितने नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? तब तक ये पीडीएफ आपका सेव हो रहा है, हो गया। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर कौन है? पुष्पी पादपों में। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में जो आपका लैंगिक जनन वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा कितना कर पाता है, यानी कितना आप सही करते हो, कितना गलत करते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट। निम्नलिखित में से किसमें पुमंगो, पुमंगो का मतलब क्या होता है बच्चा? एंड्रोशियम। स्टेमन यहाँ है, ठीक है, स्टेमन नहीं होता है, एंड्रोशियम होता है। ठीक है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम होता है। ठीक है, तो बताइए कि इससे पुमंगों का निर्माण होता है, तो भाई क्या होगा? पुंकेसर, क्योंकि पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर यानी स्टेमन। ठीक है, यही है जिसके 2 पार्ट है, एक परागकोश होगा, ठीक है, एक भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है, और एक भाग को क्या कहते हैं? तंतु, और बीच में क्या होता है? योजी होता है। जो कौन सा योजी है? संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होगा? संयोजी उत्तक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पौधा एक, आंसर बताते रहो, यहाँ पे सुनो, पौधा एक, ठीक है, पौधा एक और पुष्प एक, पौधा एक और पुष्प एक, और उस पुष्प क्या है? नर भी है और मादा भी है। ठीक है, पौधा एक, पौधा एक, ठीक है, और पुष्प कितना है? 2 है। पुष्प क्या है? 2 है। 2 में मतलब क्या होगा? एक नर पुष्प होगा और एक मादा पुष्प होगा। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। तो देखो, जब पौधा एक और पुष्प एक, पौधा एक पुष्प एक याद रहेगा तो याद रखना है खीरा को। ठीक है बच्चा, यहाँ पे 2 तरीके के घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब आपसे पौधा एक और फ्लावर एक पूछा जाएगा तो वहां पे आंसर आपका खीरा होगा। जहां पे पौधा एक, एक ही फ्लावर्स पे नर और मादा, यानी नर और मादा का मतलब हो जाएगा कि प्लांट्स एक है, फ्लावर्स 2 है, एक मेल फ्लावर्स एक फीमेल फ्लावर्स, तो आप वहां पे क्या याद रखोगे? बैगन को याद रखोगे। ठीक है, क्या याद रखोगे? आप बैगन को याद रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो भाई जो कली होती है, कली के द्वारा हम क्या करते हैं? लौंग को प्राप्त करते हैं। पौधे के किस भाग से भाई लौंग प्राप्त किया जाएगा? तो कली भाग से किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, नारियल की मध्य फलवृत्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? नारियल की जो मध्य फलवृत्ति है, ठीक है, जो मेसोकार्प होता है, कोकोनट का जो मेसोकार्प वाला भाग होता है, उसकी जो फलवृत्ति है वो कैसी होगी? तो याद रखना है फाइब्रस, यानी कि रेशेदार होती है। कैसी होगी भाई? रेशेदार, यानी कि रेशा मतलब धागे नुमा। ठीक है, रेशा का मतलब क्या हो जाएगा? धागे नुमा। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम का हिस्सा कौन नहीं है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पाई जाती है, एंथर के अंदर। और एंथर को क्या कहते हैं भाई, एंथर को क्या कहते हैं, परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो बीजांड द्वार जो है, माइक्रोपाइल जो है, वो क्या है, लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसका है, गुरु बीजाणु धानी का। किसका, गुरु बीजाणु धानी का हिस्सा होता है, जो केवल कितना होता है, एक ही होता है। यानी कि एक गुरु बीजाणु धानी के अंदर एक ही बीजांड या फिर बीजांड ही आपका गुरु बीजाणु धानी है। ठीक है, नेक्स्ट है आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नरिग्मक बनते हैं। तो भाई किसके अंदर, किसके अंदर, परागकण के अंदर। ठीक है, परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी, 2 कोशिकाएं, 2 केंद्रक। तो यहाँ पे जो जनन केंद्रक है, ठीक है, जो जनन केंद्रक है, ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो जो जनन कोशिका होगी और जनन कोशिका के अंदर, ठीक है, जनन कोशिका के अंदर जो जनन केंद्रक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा और क्या कर देगा भाई, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय। अंड समुच्चय का मतलब होता है एग सेट, यहाँ पे बोला गया बेटा, लेकिन एग सेट के अलावा यहाँ पे इसको कहते हैं एग अपार्टस। क्या कहते हैं, एग अपार्टस कहते हैं। तो कौन नहीं है, याद रखना है, प्रतिव्यासांत यानी एंटीपोडल सेल को। क्या है, जो एंटीपोडल सेल्स है ये आपका अंड समुच्चय से जुड़ा नहीं है। अंड समुच्चय से अगर कोई जुड़ा होता है, वो जो अंड सेल्स है या फिर अंड कोशिका है, वो अंड समुच्चय से क्या करती है, जुड़ती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घास के बीज में प्रसल्क, प्रसल्क को कहते हैं, स्कुटेलम को क्या कहते हैं। तो घास के बीज में जो प्रसल्क होता है उसको क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बीज पत्र कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है आपका पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है द्विलिंगी पुष्प के लिए, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, या एक लिंगी नर के लिए, या फिर किसके लिए, बताइए। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये किया जाता है यूनिसेक्सुअल पुरुष स्त्री पुरुष के लिए ना, पुष्प के लिए, पुरुष यहाँ पे नहीं होगा। एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए हम क्या करते हैं, पिस्टिलेट। मुझे लगता है पुरुष के जगह पे यहाँ पे पुष्प होगा, है ना, यहाँ पे गलती से पुरुष है, ये होगा पुष्प, क्योंकि पिस्टिलेट का मतलब स्त्री केशर से है ना, पिस्टिलेट का मतलब हो जाएगा आपका स्त्री केशर से। नेक्स्ट है आपका स्त्री दल चक्र, यानी पुष्पों में बना है। तो ये सारे के सारे हैं, क्योंकि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, स्त्री दल चक्र, या फिर जिसको कहते हैं स्त्री केशर, क्या बोला जाता है, स्त्री केशर, या फिर अंडक कहते हैं, है ना, या फिर इनको हम पिस्टिल कहते हैं, या फिर कार्पिल कहते हैं। तो कार्पिल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों भाग मिलकर क्या करते हैं, स्त्री केशर का, अंडक का, पिस्टिल का या कार्पिल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है। अब ये देखना है कि ये कौन कौन सही करता है। 10 मिनट पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बताओ। पादपों के लिए उभयस्थानी, बताइए। ब्रायोफाइटा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा होता है आपका उभयस्थानी या फिर एम्फीबियन, यानी कि जो जल थल दोनों पे रहे। नेक्स्ट आपका भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष वाले बीजों को, यानी कि सीड है और उस सीड में क्या रह जाए, उस सीड में क्या रह जाए, भ्रूणपोष बचा रह जाए। तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं, ऐसे सीड को कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, यानी एंडोस्पर्मिक। ऐसे बीज को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक बीज कहा जाता है। क्या बोला जाएगा भाई, एंडोस्पर्मिक बीज कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा जली जंगली घास है। इनमें से ऐसा कौन है जो जली जंगली घास है। तो जलकुंभी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी मात्रा में, यानी कम मात्रा में क्या है, ये हाइड्रिला भी है, इससे भी। अगर केवल जलकुंभी रहेगा तो जलकुंभी करना, दोनों आएगा तो फिर आप डी को करना। ठीक है, दोनों का रहेगा, क्योंकि हाइड्रिला भी थोड़े से मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से मात्रा में इनका भी फैलाव ज्यादा होता है पानी में। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका वायु परागण किसमें नहीं होता है, तो घास में है, मक्का में भी है, गेहूं में भी है, लेकिन सैलवा जो है इसमें एयर पॉलिनेशन नहीं है, बल्कि इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो कीटों के द्वारा होता है। और कीटों में कौन करेगा भाई, बताओ, कीटों के द्वारा कह सकते हैं या फिर चमगादड़, कीट ना कह के हम क्या कह दें, चमगादड़, यानी जो स्तनधारी में क्या होगा आपका, चमगादड़ होगा, वो क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, किस पौधे में स्वपरागण होता है, तो द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण की क्रिया होगी, यानी जो द्विलिंगी पुष्प होगा, यानी ऐसा फ्लावर्स, ठीक है, ऐसा फ्लावर्स होगा जिसमें मेल संरचना, ठीक है, मेल संरचना भी है और मेल संरचना के साथ साथ फीमेल संरचना भी प्रेजेंट है, मेल के साथ साथ फीमेल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा आपका, क्या होगा, स्वपरागण यानी सेल पॉलिनेशन की क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका इनमें से कौन सा कूट फल है, कूट फल है, यानी यहाँ पे कूट फल कौन होगा, कूट का मतलब होता है, हम कह सकते हैं असत्य फल का एग्जाम्पल कौन है, तो भाई सेब जो है असत्य है, क्यों, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है ये पुष्प के पुष्पासन भाग से होता है। पुष्पासन क्या होता है, इस पे पुष्प का चारों चक्र, ठीक है, चारों जो चक्र है वो क्या है, व्यवस्थित रहते हैं, क्या रहते हैं, पुष्प के चारों चक्र व्यवस्थित होते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो सेब का निर्माण किसके द्वारा होगा, पुष्पासन के द्वारा होगा। नेक्स्ट है बुड़पोष का क्या कार्य है, यानी जो एंडोस्पर्म होता है इसका क्या फंक्शंस होता है, बताइए। बताइए बुड़पोष का क्या कार्य है, बुड़पोष का जो है यहाँ पे फंक्शंस क्या हो जाएगा, बुड़पोष का क्या फंक्शंस हो जाएगा, बताइए। वेरी गुड, क्या है, भ्रूण को पोषण देना। अरे भाई भ्रूण को बनाना नहीं है, लिंग का निर्धारण नहीं है, एक बच्चा कह रहा है डी होगा, एक क्या कई सारे कह रहे हैं, तो डी नहीं होगा आपका, बी होगा, यानी भ्रूण को क्या करना, पोषण देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है वायु परागण समानता पाया जाता है, तो वायु परागण जो है वो समानता पाया जाएगा घासों में, यानी जितनी भी घासें होती हैं वहां पे हमें क्या है, एयर पॉलिनेशन देखने के लिए मिलेगा, जितनी भी बच्चा क्या होंगी, घास होंगी, वहां पे एयर पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है। बड़ी बातें हो रही भाई। निम्न में से किसमें जल के द्वारा परागण होता है, जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रीला में, तो बच्चा क्या है बताइए, जल के द्वारा परागण किसमें है, तो हाइड्रीला जो होता है वहां पे क्या है, जल के द्वारा पॉलिनेशन होगा, यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वाटर पॉलिनेशन की क्रिया होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूणकोश की ये जो बीच में जो सेंट्रल सेल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या कही जाती है, फटाफट सारे बच्चे बताइए। क्या बात है भाई, क्लास को जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वो फटाफट लाइक कर दे एक बार, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर दे। किसी को दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका निम्न में से कौन सा एक लिंगी है, यानी एक लिंगी का मतलब होता है नर अलग है मादा अलग है, तो याद रखना है पपीता, पपाया, पपाया क्या है, एक लिंगी के अंतर्गत आता है। किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिए, क्योंकि अभी के बाद फिर मैं कमेंट को, क्योंकि मेरा फोन जो है वो डिस्चार्ज होने वाला है, आज मैं चार्ज लगाना भूल गई थी, तो कमेंट को मैं बंद करूंगी, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है, इसका आंसर बताते रहना, किसी को दिक्कत तो नहीं, एक बार बता दीजिए। क्लास को फटाफट लाइक करना है आपने, शेयर कर दीजिए एक बार। नो, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है बच्चा, हम क्या करते हैं, जायफल का भी खाते हैं, शरीफा का भी खाते हैं, लीची का भी खाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सभी का हो जाएगा, क्योंकि हम सारे का क्या कहते हैं, बीज चोल खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका परागकण मुख्यतः होता है, तो परागकण क्या होते हैं, ये नरयुग्मक होते हैं, युग्मक तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं बच्चा, ये आपका नरयुग्मक, तो यहाँ पे युग्मक भी हो सकता है, क्योंकि भाई नरयुग्मक का मतलब एक प्रकार का गैमेट है परागकण, ठीक है, नरयुग्मक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मेल गैमेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है परागभित्ति होती है, तो बच्चा परागभित्ति क्या होती है, द्विस्तरीय होती है, कौन कौन सी,
एक बाह्यचोल होता है, ठीक है, एक बाह्यचोल होता है, दूसरा क्या होता है, अंतःचोल होता है। तो बाह्यचोल का मतलब बाहर वाला, अंतःचोल का मतलब अंदर वाला। नेक्स्ट आता है परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, तो ये सारे के सारे हो सकते हैं, ठीक है। एलर्जी कारक होते हैं, गैमेटोफाइट भी होंगे, सजावटी भी होंगे, इसलिए सारे के सारे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट आता है आपका वायुपरागित पुष्प सामान्यता होते हैं। तो जितने भी बच्चा वायुपरागण वाले पुष्प की विशेषताएं देखी जाए तो ये छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, इसलिए आपका डी होगा। आकर्षक नहीं होगा क्योंकि इसमें अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि रंगहीन का मतलब होगा कि इनके सभी के फ्लावर सफेद है। जैसे गेहूं के फ्लावर्स की बात करेंगे तो गेहूं का फ्लावर भी सफेद है, धान का फ्लावर भी सफेद है, मक्का जिसको भुट्टा कहते हैं उसका भी फ्लावर सफेद है, बाजरा खाते हो आप लोग तो उसका भी क्या है, बाजरा जो है उसका भी फ्लावर सफेद है। तो सारे के सारे क्या है, एयर पॉलिनेशन वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो एनिमोफिली नामक परागण को हम क्या कहते हैं, हवा, यानी हवा के द्वारा जो होने वाला परागण होता है उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली परागण। हवा के द्वारा होने वाले परागण को एनिमोफिली परागण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चा एंटीमोफिली नामक परागण किसमें होता है। तो एंटीमोफिली को याद रखना है भाई कीड़ा में, कीड़ा से मतलब क्या हो जाएगा, कीटों में। और कीटों में कौन, जैसे आपका मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ जाती है, फ्लावर्स में बैठती है, तितली और भौरा कहाँ जाते हैं, फ्लावर्स पे बैठते हैं। सारे के सारे क्या है, इंसेक्ट है। नेक्स्ट है कमल में परागण होता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा। तो जो कमल का पौधा है ये है जल में, जल में है और राष्ट्रीय पुष्प है, हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। लेकिन परागण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, कीटों के द्वारा होगा। क्यों, क्यों कीटों के द्वारा होगा, क्योंकि इनके जो पुष्प होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है, रंगीन होते हैं और गंध, गंध तो उतना नहीं कहेंगे लेकिन रंगीन भड़कीले टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है एंड्रोनोजेनेसिस, यानी पराग से जब अगुणित पौधे का विकास होगा इस प्रोसेस को कहते हैं एंड्रोनोजेनेसिस कहते हैं या फिर एंड्रोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पुष्प कभी नहीं खिलते हैं, तो पुष्प बंद होते हैं। तो याद रखना है भाई क्लिस्टोगैमी के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बंद होते हैं, यानी कभी नहीं खिलते हैं। जब कभी नहीं खिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, स्वपरागण होगा। अगर कभी नहीं खिलेगा तो फिर जल का कोई माध्यम बन ही नहीं सकता है ना, या फिर और कोई माध्यम बन ही नहीं सकता है, तो वहां पे क्या होगा, सेल्फ होगा। नेक्स्ट है सामान्य आवृत्तिबीजी भ्रूणकोश होता है। सामान्य जो आवृत्तिबीजी भ्रूणकोश होता है, तो सामान्य जो आवृत्तिबीजी होता है वो भ्रूणकोश क्या होता है, बताइए भाई। सामान्य आवृत्तिबीजी जो भ्रूणकोश होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कहीं 7 ऑप्शन है तो याद रखना है 7 कोशिकी यानी कि 7 सेल्स, ठीक है। क्या होते हैं, 7 सेल्स होते हैं। ये नॉर्मली जो भ्रूणकोश कहा जाए तो क्या होता है, 7 कोशिकी वाला होगा। नेक्स्ट निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बीजांड बीज में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। बीजांड क्या होगा, बीज में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, सीड। और इसको फिर क्या करते हैं, फिर इनकी जमीन में गाड़ देते हैं, जमीन में डाल देते हैं और इनसे क्या है, नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अनिषेक जनन समानता मिलता है। तो अनिषेक जनन है अंगूर में, है ना। अंगूर के साथ साथ केला को भी याद रखना कि अनिषेक जनन किसमें है, ग्रेप्स में है, केला में है। यानी बिना ही फर्टिलाइजेशन के, बिना ही गैमेट संलयन के क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंगूर का निर्माण हो जाता है, केला का, है ना। केला में फ्लावर्स लगते हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केला के पौधे में फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो केला में फ्लावर्स होते हैं, लेकिन वहां पे इसका मतलब है कि गैमेट बनेगा, लेकिन गैमेट का जो संलयन है वो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांडदार निभाग होते हैं, बताइए कहाँ पे होते हैं।
एक दो बच्चे बातें करें, क्यों बातें हो रही भाई? आप लोग एक दूसरे से मतलब ना रखो, ठीक है, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। एक दूसरे से मतलब रखोगे ना तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड बच्चा। विजार्ड वृंत से क्या होगा? सीधी रेखा पे। नेक्स्ट आता है आपका, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटी पोटेंसी होती है? ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिसने ये प्रूव किया कि कोशिकाएं जो हमारी हैं वो टोटी पोटेंसी होती है? बताइए, ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिद्ध किया कि कोशिकाएं जो है वो टोटी पोटेंसी होती है? वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? स्टीवार्ड ने क्या किया था? सिद्ध किया था कि कोशिकाएं क्या है? टोटी पोटेंट होती है, ठीक है, या पोटेंसी होती है। एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी भ्रूणकोष प्राय होते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो 7 कोश की याद रखना है। नेक्स्ट आता है बच्चा, भारतीय आवृत्तिबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? बच्चा, भारत के जो आवृत्तिबीजी या एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोलॉजी की बात करी जाएगी तो याद रखना है प्रोफेसर पी महेश्वरी या प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, है ना। पी महेश्वरी से मतलब है कि प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। और प्रोफेसर कौन होता है? प्रोफेसर कौन होता है? यानी कोई डॉक्टर होगा, है ना, जिसने क्या किया होगा भाई, पीएचडी वगैरह किया होगा। एक डॉक्टर कौन होता है? एक डॉक्टर तो वो होता है जो हमारा इलाज करता है, और एक डॉक्टर कौन होता है? जो पीएचडी वीएचडी करके अपने नाम के आगे क्या लगाता है? डॉक्टर लगाता है। तो ये कौन है? यानी इन्होंने क्या किया है? भ्रूणी विज्ञान, भ्रूण पे बहुत ज्यादा अध्ययन किया है इन्होंने, एम्ब्रियोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? जनक मानते हैं। अगर फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पूछा जाएगा तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को याद रखना है, जो हमारे भारत के ही है, ठीक है। जब जयांग में स्त्रीकेशर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, ये कहलाता है युक्तांडपी, साइनोकार्पस कहलाएगा। यानी जब जयांग में स्त्रीकेशर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा बच्चा? यानी कि मान लो कई सारे जो जयांग है एक दूसरे से, ये सारे के सारे क्या होंगे? एक दूसरे से जुड़े होंगे। इस जुड़ाव को क्या कहते हैं? युक्तांडपी कहते हैं। युक्त का मतलब होता है जुड़ना, और अंडपी का मतलब है भाई स्त्रीकेशर से है, यानी जो कार्पेल है उससे ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका भाई, अनावृत्तबीजी में द्वितीय निषेचन की खोज किसने किया है? तो भाई याद रखना है नवासीचन जी ने क्या किया है? नवासीचन जी ने क्या किया है? आवृत्तबीजी में डबल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, जो दोहरा निषेचन है उसकी खोज करी है, ठीक है। क्या है? दोहरा निषेचन की खोज करी है। नेक्स्ट आपका घोगे द्वारा परागण कहलाता है। तो घोगे के द्वारा परागण को हम कहते हैं मेल्कोफिली, यानी अगर घोगे के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होगी उसको मेल्कोफिली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका, निषेचन की खोज किसने की है? भैया स्टार बर्गर जी ने क्या किया है? फर्टिलाइजेशन की खोज की है। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए याद रखना है नवासीचन जी को, लेकिन केवल जो सत्य निषेचन कहा जाता है या वास्तविक निषेचन कहा जाता है या सिर्फ निषेचन की बात करी जाएगी तो स्टार बर्गर जी को याद रखना है कि स्टार बर्गर जी ने क्या किया है? फर्टिलाइजेशन की खोज करी है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बनता है गुरु बीजाणु, यानी माइक्रोस्पोर सॉरी मेगा स्पोर बनेगा। मेगा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, तो क्या बनेगा? मेगा स्पोर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भाई, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। तो ऐसे प्रवेश को हम कहते हैं पेरोगेमी, यानी जब पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश होगा इसको कहते हैं पेरोगेमी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई आपका, पुष्पी पादपों में नरयुग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जो जनन कोशिकाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी? जो जनरेटिव सेल्स होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी, जिससे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका ए में रखे या बी में रहे या सी में रहे या डी में रहे, याद रखना है कि अगर कोई भी 2 मेल गैमेट या 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है वहां पे जनन कोशिकाएं ही विभाजित होती हैं, और वो जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं परागकण के अंदर, ठीक। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? तो अगर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो भाई जो फूल है यानी फ्लावर्स है वो क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा, और फूलों के वजह से ही हमें पौधे सुंदर लगते हैं। ऐसे हमें पौधे पत्ती से या उसके जड़ से, तना से हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर उसी पौधे में फ्लावर्स लग जाए तो फ्लावर्स हमें बड़े सुंदर दिखते हैं, ठीक है। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा भाई? दलपुंज, दल, बाह्य दल, ठीक है, बाह्य
दल, पुंकेसर, पुंकेसर हो गया, और फिर आपका स्त्रीकेसर हो गया। ये सारे के सारे कितने हैं? 4 चक्र हैं। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? परागकण में देखो विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है, और यहाँ पे विटामिन ए भी होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? विटामिन बी होगा। है तो सारा है, तो आपको विटामिन सी भी देखने के लिए मिलेगा, बी भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा विशेषकर का मतलब हो रहा है कि स्पेशली, है ना, यानी ज्यादा से ज्यादा कौन है? तो आपका कौन हो जाएगा? विटामिन बी होगा। इमेजिकुलेशन किससे संबंधित है? इमेजिकुलेशन इज रिलेटेड टू, भाई ये किससे है? तो याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? विपुंसन। हाइब्रिडाइजेशन किसका भाई? किसका प्रकार है? विपुंसन का। और एक है आपका थैलीकरण, जिसको हम कहते हैं बैगिंग। ठीक है, तो विपुंसन किसमें है भाई? पुंकेसर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा? पुंकेसर के लिए, यानी अपरिपक्व फेज में ही क्या किया जाएगा? उसको काट दिया जाता है। समकालपक्वता इनमें से किसमें होता है? समकालपक्वता इनमें से किसमें होता है? तो बेटा याद रखना है, गुलाबास में होता है। ठीक है, किसमें? गुलाबास में होता है, यानी 50 का आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, किसी को दिक्कत? हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, पता है रीजन क्या है? क्योंकि मैं नाम लेती तो ले सकती हूँ, नाम लेना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं बेटा, मैं नाम ले सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नाम लेना कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस बच्चे का नाम लूं जो थोड़ा सा अच्छा कुछ करके आए, है ना। बाकी तो आपके घर में आप लोग को बुलाते ही सब लोग हैं, नाम लेके मैं आपका वैसे ही 2 से 3 मिनट खराब कर दूं, और समय बहुत कीमती है क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है। तो हाय हेलो, ठीक है, इसमें करूंगी तो फिर क्या ही होगा भाई, आपका कुछ नहीं हो सकता। बस मैं एक चीज से तंग हो गई हूँ, और मैं अपने सर्दी जुकाम खांसी से, ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि जब से ठंडी स्टार्ट हुई है तब से यही सब चल रहा है। नाम में क्या रखा है? अगर कुछ रखा है तो हमारे काम में ना, अगर हम काम अच्छा करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, तो ऑटोमेटिक किसी को कहना नहीं पड़ेगा नाम लेने के लिए, वो ले लेगा बिना कहे। तो नाम में क्या रखा? अगर कुछ रखा है तो काम में। डायग्राम बता दीजिए भाई, डायग्राम की क्लास हो चुकी है, कितनी बार आप लोग डायग्राम की क्लास करवाओगे? कितनी बार? मुझे तो लगता है कि जो कहते हैं कि फास्ट मैम, ये लोग तो मेरी जान ले लेंगे। जब ये लोग अपनी मम्मी के पेट से निकल रहे थे ना, गर्भ से निकल रहे थे, तो वहां पे भी ये लोग जल्दबाजी कर रहे थे, सोच रहे थे कब दुनिया में आ जाए, कब बाहर आ जाए। मुझे लगता है कि वहां पर टाइम ही नहीं लगी होगी इन सबको बाहर आने में। बस फास्ट फास्ट फास्ट, यही सारी चीज तुम लोग की चलती है। जाना एग्जाम में फिर बताना कि फास्ट फास्ट करना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो फिर पता चलेगा। मुझे तो यही लगता है कि जो फास्ट करते हैं ना, मम्मी के पेट से जब निकले थे ना, वहां पे भी जल्दबाजी कर रहे थे, चैन से नहीं रहे होंगे सब पेट में, उपद्रव मचा के रखे होंगे, इसलिए आके तुम उपद्रव मचा दिए। चलो चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसको कट करेंगे, क्योंकि भाई जब ज्यादा हो जाएगा तो ये सेफ नहीं होगा। अब चैप्टर 3 स्टार्ट होगा ना, चलिए स्टार्ट करते बेटा चैप्टर 3 को, फटाफट करना। अब चैप्टर 3 को फटाफट करना, देखते हैं किसमें कितना है पावर, है ना, किसमें है कितना दम और कितना जल्दी करता है इस क्लास को, है ना, किसमें है कितना दम। हाँ कह सकते हैं एलर्जी बहुत ज्यादा है, ये भी कह सकते हैं। खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन शाम को घर निकलना पड़ता है ना बेटा, इसलिए 7-8 बज जाते हैं, कभी 7 बज जाते हैं, कभी 6:30 बज जाते हैं, और वैसे ही हवा लगती है। आप कैसे भी करके जाओ, अगर आप अपने साधन से जाओ तो भी आपको हवा लगेगी। इस टाइम ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो हवा तो लगनी है, इसके वजह से ही नहीं ठीक हो पा रहा है।
यानी कह सकते हैं कि मेरा रहन सहन गड़बड़ हो चुका है, इसलिए मुझे प्रकृति ने भी एकदम पकड़ लिया है। चलिए स्टार्ट करते बेटा अब आज की चैप्टर 3 को, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करता है। तो अगर विकासशील शुक्राणु की बात करें कि ये किसके द्वारा न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो हमारी जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनके द्वारा क्या होगा, विकासशील जो शुक्राणु होता है वो पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, सर्टोली सेल्स के द्वारा जो विकासशील शुक्राणु होता है वो क्या होते हैं बेटा, पोषण प्राप्त करते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिसने क्लास को शेयर नहीं किया वो फटाफट शेयर कर दे। ठीक है, जिसने क्लास को शेयर नहीं किया वो फटाफट क्लास को शेयर करे, और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वो फटाफट लाइक करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चा अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो याद रखना है सर्टोली सेल्स को। ठीक है, क्योंकि भाई जो सर्टोली सेल्स होता है भाई सर्टोली एफएसएच के द्वारा क्या होता है, सर्टोली सेल्स का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होगा, एफएसएच के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में होता है, यानी किस स्तर पे हम भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में करेंगे। तो 8 कोश के भ्रूण का, 32 कोश के भ्रूण का, युग्मज का, या फिर युग्मज या फिर 8 कोश के भ्रूण का, बताइए किसका स्थानांतरण हम करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा देखो, अगर हम आंतरिक निषेचन पे देखेंगे, जब मादा शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पात्र निषेचन देखेंगे, पात्र निषेचन का मतलब समझते हो कि किसी महिला के अंदर बंधता है, कोई दिक्कत है, उसके अंडवाहिनी में दिक्कत है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, तो शरीर के बाहर जब फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा तो युग्मज या 8 कोशिकी का। ठीक है, तो आंसर बच्चा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। नेक्स्ट है भाई आपका, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है। मनुष्य में जो शुक्राणु की कैपेसिटी की बात करी जाए तो ये कहाँ पे विकसित होती है। तो वृषण में, योनि में, शुक्रवाहिका में, स्त्री जनन मार्ग में। तो याद रखना है स्त्री जनन मार्ग में। शुक्राणु की क्षमता का मतलब होता है बच्चा, कहते हैं कैप्सिटेशन, कैप्सिटेशन कहते हैं। और कैप्सिटेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करना, क्षमता। तो वो कहाँ पे, क्योंकि भाई फीमेल्स का जो योनि होता है, फीमेल्स का जो वजाइना होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, और स्पर्म कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो वहां पे वो अपने ताकत को दिखाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें जुड़वा वायु का विकास हो सकता है, एक ही युग्मज के द्वारा, दोनों के द्वारा, ठीक है, बिना के द्वारा, या फिर युग्मज के द्वारा। तो किसमें हो सकता है, तो यहाँ पे देखो ये भी आपका सही होगा और ये भी सही होगा, दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, दोनों को दोनों, यानी ए भी सही होगा आपका, बी भी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं गतिशील होती है। तो मनुष्य की जो स्पर्म सेल होती है, ठीक है, जो स्पर्म सेल होती है वो क्या होगी, गतिशील होती है। क्यों, क्योंकि इनकी संरचनाएं कुछ इस तरीके की होती है भाई, है ना। तो ये पूंछ होती है और इस पूंछ के द्वारा ही गति करता है। तो स्पर्म सेल जो होगा वो क्या होती है, गतिशील होती है। ठीक, अगला है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। बरसात वाली ना, जैसे बारिश के मौसम में बरसात होती है ना, लग रहा है कि वैसा वाला ही कर देंगे। अब सही हुआ, मेरे में तो सही चल रहा है, थोड़ा है दिक्कत। अब ठीक है, बता दीजिए अब ठीक है। मेरे फोन में तो सही चल रहा है, आप लोगों में भी क्या पता नेटवर्क खत्म हो गया होगा तो फिर, है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा तो फिर भी आप कह सकते हो मैम नेटवर्क इशू। सही है, चलिए। तो सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद व अंगुलियां विकसित होती है। तो भाई 2 महीने का जो भ्रूण होगा, ठीक है, उसके पाद अंगुलियां विकसित होने लगती है, यानी कितने, 2 मंथ बेबी के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। तो जो पीत पिंड होता है वो सबसे ज्यादा भारी मात्रा में, एलो बॉडी जो होगा वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्पस लूटियम कहते हैं। संख्या आपकी कम हो गई, शेयर कर दीजिए। शुक्राणु का संचरण किनके द्वारा होता है।
शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? तो भाई प्यूज के द्वारा क्या करता है? ये संचलन का काम करता है। यानी शुक्राणु कैसे चलेगा? अपने पूंछ के द्वारा शुक्राणु का संचलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। यानी कि जब नर आकृति मादा से भिन्न है, क्या हो रहा है? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो वो क्या कहलाता है? थोड़ा सा ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? तो क्या कहलाता है भाई? यौन द्विपता कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? यौन द्विपता कहते हैं, कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है। ज्यादा हो रहा है क्या? नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है या फिर काम चल जाएगा? बता दो एक बार, ज्यादा हो रहा है या काम चल जाएगा? काम चला लोगे? ये तुम जो नेटवर्क इशू का भेज रहा है ना, मिल जाए ना तो उसको पीट दो। बस एक ही चीज बच्चा वो लिखा जा रहा है। चल जाएगा? अच्छा, ज्यादा हो रहा है, चला लो ना। डिफिकल्ट परिस्थिति में भी अगर पढ़ना हो तो चला लेना चाहिए। चलिए, हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो बच्चा याद रखना है, हिमोकोरियल के लिए याद रखना है कि मानव में। ठीक है, मानव में हिमोकोरियल अपरा पाई जाती है। एक स्वस्थ महिला की पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो भाई ये 400 क्या करती है? अपने पूरे जीवन काल में बेचारी 400 ही अंडे का निर्माण करती है। यानी पूरे जीवन काल का मतलब होगा कि इसमें जब तक पीरियड्स आता रहेगा तब तक केवल 400 अंडे का ही क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से, या पादप जनन तंत्र से, या इन सभी से? तो भाई गर्भाशय किसमें है? नर में तो नहीं है ना। नर तो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, लेकिन एक आख पता नहीं कहां से न्यूज आ जाती है कि फला फला व्यक्ति ने क्या कर दिया? बच्चे को पैदा कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा भाई? मादा या स्त्री जनन तंत्र से होगा। किससे होगा? मादा या स्त्री जनन तंत्र से ये क्या होता है? संबंधित होता है। ठीक है, कोश की अवस्था 16 कोश की। ठीक है, 16 कोश की अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो जो 16 कोश की अवस्था का भ्रूण होता है उसको क्या कहते हैं? मारुला कहते हैं। मारुला का मतलब होता है ठोस गेंदा। और ठोस गेंदा से याद रखना है भाई, लड्डू को याद रखना है। कौन से लड्डू को याद रखोगे? मोतीचूर वाले, मोतीचूर वाले को याद रखना, या फिर बेसन का लड्डू। और बेसन का लड्डू कौन सा? शादी वाला। शादी ब्याह में जो लड्डू आते हैं ना, जिसको बुनिया कहते हैं, उसको याद रखना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मारुला कहलाता है। नेक्स्ट है भाई, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये बना होता है गाल्जी काय का। ये बना होता है क्या है भाई? गाल्जी काय का। और गाल्जी काय का काम होता है एंजाइम को रिलीज करना, इसलिए क्या करेगा? एंजाइम का श्रावण करता है। क्या करेगा भाई? ये एंजाइम का श्रावण करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? कैप्सुटेशन, जो कहाँ होता है? मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र में। और भाई मादा जनन तंत्र में कहाँ? योनि में। उसको वहां पे भी फाइट करना होता है। उसको क्या करना होता है? वहां पे भी फाइट करना होता है। लड़ झगड़ के वो कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा। किसके लिए जाएगा? फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा। तभी तो क्या करेगा? एक संतति का निर्माण करेगा, क्योंकि उसके साथी एक को क्या होता है? उसका वेट होता है। जैसे आप लोग अभी ना आ रही है फरवरी, है ना, एक एक डे आपका आएगा और आप लोग मिलने के लिए जाओगे, है ना। अलग अलग आपके डे आते हैं। किसी दिन आपका चॉकलेट डे हो जाएगा, तो किसी दिन आपका किस डे हो जाएगा, है ना, तो किसी दिन आपका प्रपोज डे हो जाएगा। और आपके एज वाले ही जो बच्चे होते हैं इन सब में ज्यादा फंसते हैं। तो आप लोग अपनी क्लास को छोड़ छोड़ के बहानेबाजी कर करके निकलोगे, है ना। घर से बोलोगे कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, जाना है, और घर वाले सोचे होंगे कि बच्चे ने गया इंपॉर्टेंट क्लास करने और आपने कहाँ चले गए हैं। आपके एज वाले ज्यादा करते हैं। ठीक है,
तो आ रहा है आपका डे, तो वैसे ही इसको भी क्या होता है, वेट होता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग क्या कहलाता है, तो याद रखना है बच्चा, वायु कोशिका, और वायु कोशिका को हम कहते हैं कीपक। कीपक। तो फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कीपक कहलाता है, इस तरीके का। ठीक है, तो यही भाग आपका क्या है, कीपक है, और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, फिम्ब्रियाई होते हैं। नेक्स्ट है दुगुड़ी संरचना है। यहाँ पे दुगुड़ी संरचना अगर कोई है तो कौन कौन है भाई, दुगुड़ी संरचना कोई है तो वो होता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, नहीं युग्मनज होगा क्या आपका, युग्मनज जो होता है आपकी दुगुड़ी संरचना होती है, बाकी ये दोनों के दोनों क्या है, यन है। ठीक, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। तो मानव मादा के यानी अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में अंडे का निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन, और ये कब होता है, मैक्सिमम 14वें दिन पे, यानी एमसी के, एमसी का मतलब होता है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे मैक्सिमम ही होता है। ठीक है, अगला है आपका लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बच्चा लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, और वहीं पे पाई जाती हैं लीडिंग सेल्स, और ये जो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, जिसको हम एंड्रोजन हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला आता है भाई आपका किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, तो एफएसएच और एलएच के द्वारा क्या है, अंडोत्सर्ग नियंत्रित होगा। क्यों, इसके द्वारा बच्चा बनेगा फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब समझते हो, यानी बनेगा पूटक। पूटक में आपका लास्ट स्टेज आ जाती है ग्राफिन पूटक। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होगा, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग यानी जब इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, नहीं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होगा, ओव्यूलेशन पीरियड्स कहलाता है। और बच्चा इस फेज में नेचुरल चीज होती है कि हम गर्ल्स के अंदर, यानी चाहे कोई मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, किसी भी फीमेल्स के ओव्यूलेशन पीरियड्स के दौरान हल्के से पेट में दर्द, कहाँ पे पेट में दर्द, नाभि का जो निचला हिस्सा होता है वहां पे दर्द होता है, और बाकी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये फेज समझ में भी आ जाता है कि कौन सा वाला फेज चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसके सिम्टम हमारे बॉडी में दिख जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका मानव मादा में गर्भकाल होता है। तो मानव में भाई 9 महीने, लेकिन जैसे कुछ क्लास में कह रहे थे ना कि मैम फास्ट कर दो, तेज कर दो, तो वो कौन से होते हैं, जो 7 माह वाले होते हैं, जिनको रहना पसंद नहीं होता है, सोचते हैं कब चले जाए, ना कूद के निकल जाए या पेट को फाड़ के ही निकल जाए, वही वाले कौन से होते हैं, 7 महीने और 8 महीने वाले। बाकी जो थोड़े से स्थिर होते हैं ना, शांत स्वभाव वाले होते हैं, वो 9 महीने वाले होते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ज्यादा फास्ट करते हैं वो सब 7वें महीने 8वें महीने में पैदा हो गए होंगे, 9 महीने का भी वेट नहीं किए होंगे सब। ठीक है, कोरक की गुहा कहलाती है, कोरक की जो गुहा है वो कहलाती है। तो बच्चा कोरक की गुहा को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। कोरक की गुहा, कोरक की गुहा का मतलब समझ रहे हो, इस तरीके की संरचना है। कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, इनर सेल मास होते हैं, साइड में भी ट्रोफोब्लास्ट होते हैं। ट्रोफोब्लास्ट का मतलब समझते हो आप लोग, ट्रोफोब्लास्ट ये संरचना, यही एक ऐसी संरचना है जो क्या है भाई, गर्भाशय के स्तर में, मध्य गर्भाशय में रोपित होती है। तो इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट या पोस्कोरक। जो बाद में यही डिवाइड होके क्या करता है, अपरा बनाता है। ठीक है, और इसको कहते हैं अंतराकोशिकी समूह, यानी ये कोशिकी समूह, ये कोशिकाओं का क्या होता है भाई, ग्रुप होता है। और ये जब कोशिकाओं का ग्रुप है तो ये क्या करता है, जनन परतों का निर्माण करता है। ठीक है, बाह्य परत, मध्य परत, अंत परत, फिर वही जनन परत से क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, फिर उत्तक से क्या बनेगा, अंग बनेगा, फिर अंग से क्या बनेगा, अंग सिस्टम बनेगा, और फिर अंग सिस्टम जैसे ही बन जाएगा तो फिर हमारे बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो इस संरचना को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट में जो खाली कैविटी है, जो एक खाली एरिया है, इसको ही कहते हैं ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, यानी गुहा यानी कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो भाई टेस्टिकल का मतलब होता है अंडकोश, और अंडकोश का अभिप्राय यहाँ पे होगा वृषण से। ठीक है, किससे होगा, वृषण से होगा।
ठीक है, किससे हो जाएगा भाई? ये वृषण से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नर जनन कोशिकाओं शुक्राणु का उत्पन्न करती हैं। तो नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु का उत्पन्न करती हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। क्या करती हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड्रोजन किसे उत्तेजित करता है? एंड्रोजन जो है किसे क्या करता है? उद्दीपित। उद्दीपित का मतलब होता है तो ये क्या करेगा? शुक्राणु जनन को। यानी उद्दीपित का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कोई लड़का है 12-13 साल की एज में आ गया, 14 साल की एज में आ गया, अब उसके बॉडी में अगर हार्मोन्स रिलीज होने लगेगा तो वो क्या कहेगा? वृषण के पास जाके। कौन कहेगा? हार्मोन जाके कहेगा। और कहाँ पे? नरजननी सेल्स के पास कि भाई अब तुम विभाजन करना स्टार्ट करो। और जब विभाजन स्टार्ट होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको ही क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, या हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया यानी मेच्योर एक फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं oogenesis, यानी अंड जनन। अंड जनन से मतलब है अंडे का निर्माण होना। अंडे का निर्माण होना, तो अंडे का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? oogenesis या फिर अंड जनन। ठीक है, यौनारंभ के समय प्रथम आर्तो चक्र कहलाता है। पहला जो आर्तो चक्र होगा, यानी जब कोई भी लड़की 12 साल में, 13 साल में, 11 साल में, 10 साल में जाती है तो पहले बार पीरियड्स आता है, उसको कहते हैं रजोदर्शन या फिर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रजोदर्शन या फिर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, यानी पहले पीरियड्स में। और ऐसा देखा जाता है कि पहला पीरियड्स के बाद गैपिंग भी हो जाते हैं। सब में ऐसा नहीं होता है, गैपिंग हो जाता है, यानी कि 2 महीने 3 महीने, मतलब एक पहला पीरियड से स्टार्ट हुआ, फिर आपका 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, किसी किसी में साल भर भी लग जाता है। उसके बाद फिर उसका सेकंड स्टार्ट होता है, और जब सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो हर महीने कंटिन्यू हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये घबराना नहीं अगर किसी के साथ ऐसा हो तो। ओके, अगला है ग्राफिन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफिन फॉलिकल जो पाए जाते हैं मानव मादा के अंडाशय में भाई पाया जाएगा। कहाँ पे? जो मानव मादा का अंडाशय है वहां पे हमें ग्राफिन फॉलिकल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगला आता है भाई प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करता है कार्पस लूटियम, और इसको क्या कहते हैं? पीत पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पीत पिंड कहते हैं या फिर एलो बॉडी कहते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज करके इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? एलो बॉडी कहते हैं या फिर पीत पिंड कहते हैं। गर्भाशय की भीतरी स्तर कहलाता है। तो गर्भाशय का जो भीतरी स्तर है वो कहलाता है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, जनन एपिथेलियम या फिर जर्मिनल एपिथेलियम। तो बताइए, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है सबसे भीतर वाला। सबसे भीतर वाले की बात हो रही है। सबसे भीतर वाला, एकदम अंदर वाला कौन कहलाएगा? एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये तीसरी लेयर होती है, ये तीसरी परत होती है, और यही आर्तो चक्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए भाई? आर्तो चक्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडोसर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोसर्जन की क्रिया, तो ये एलएच यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का लेवल कब? मेशुल फेज के 10 से 17 दिन के बीच में एलएच हार्मोन्स ज्यादा हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन नहीं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन बाद में होगा, एलएच पहले होता है। ठीक है, तो जब फॉलिकल फेज होगा यानी पीरियड्स खत्म हुआ, जैसे मान लो किसी लड़की में 1 से 5 डे तक पीरियड स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, तो 5 से फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये जब 28 का होगा, 28, 29 का होगा या 30 का भी होगा तब की बात है। तो इस डे में क्या होगा भाई? एफएसएच लेवल बढ़ जाता है। तो एफएसएच लेवल जब बढ़ेगा तो फॉलिकल बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जब 10वां दिन आएगा तो यहाँ पे एलएच का लेवल बढ़ जाएगा, एलएच रिलीज होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल फटेगी, इस हार्मोन्स का लेवल जब ज्यादा हो जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल फट जाएगी, अंडा जो है कहाँ चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। अब यही ग्राफिन पोटा क्या हो जाती है? प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करने लगती है। कब? जब वो कार्पस लूटियम में चेंज हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है बच्चा? इसको कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स। प्रेगनेंसी हार्मोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई जो अंडा है वो कहाँ चला गया है? फैलोपियन ट्यूब में। अब उसको वेट होगा फर्टिलाइजेशन का, और ये भी यहाँ पे काम करने लगती है, ये एंडोमेट्रियम को मोटी करने लगती है। क्यों?
क्योंकि इसको ये रहता है कि भाई अब अंडा जो रिलीज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन होगा, भ्रूण बनेगा तो उसका इम्प्लांटेशन तो होगा, रोपड़ तो होगा। लेकिन जब रोपड़ नहीं हो पाता है तो ये जो मोटी हुई लेयर होती है वो टूटने लगती है। तो इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स। भाई ब्लड वेसल्स अगर टूटेगा तो फिर क्या होगा, ब्लडिंग होगी, यानी ब्लड क्या होगा, रिलीज होगा। तो वो ब्लड कैसा आता है, थक्के थक्के जैसा आता है। तो थक्के थक्के जैसे आने का रीजन क्या होता है कि जो परत है वो टूटती है, इसीलिए ब्लीडिंग होती है। उसको हम कहते हैं कि ये खराब ब्लड है, ठीक है, इस ब्लड के साथ थक्का थक्कापन है। तो वो थक्का कुछ और नहीं होता है, हमारे शरीर का लेयर ही होती है, परत ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गैमेट निर्माण को कहते हैं। तो भाई गैमेटोजेनेसिस, गैमेट निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जनन अंग विकसित होते हैं, जनन अंग जो है वो विकसित होते हैं। बताइए जनन अंग जो है वो विकसित होते हैं किसके द्वारा, जनन अंग का विकास होता है तो भाई एंडोडर्म से, ठीक है, मेसोडर्म से और फिर एक्टोडर्म से। ये सारे ही हैं, ये सारे के सारे ही हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, जनन अंग विकसित होते हैं। जो जनन अंग है यानी जो सेक्स ऑर्गन है वो विकसित होते हैं। बताइए जनन अंग जो विकसित होंगे बच्चा, ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी एक्टोडर्म से और मेसोडर्म से। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो याद रखना है मेसोडर्म। क्या है, मेसोडर्म के द्वारा क्या है, रक्त का और परिवहन तंत्र का विकास होता है। किसके द्वारा, मेसोडर्म के द्वारा। अगला है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अंडाणुओं की सतह पे, यानी जो अंडाणु का सरफेस होगा भाई, ऑन द सरफेस ऑफ ओवा, यानी ओवा का जो सरफेस होगा वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्पस लूटियम। भाई आप ये कह रहे हो ना शुक्राणु, तो शुक्राणु में एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम होता है। तो एक्रोसोम क्या करता है, अलग एंजाइम को रिलीज करता है। ठीक है, अगला है आपका कार्पस लूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। तो कार्पस के द्वारा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होता है। ओके, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलिसिडा को भेदता है, यानी किसकी मदद से वो क्या करता है, जोना पेलिसिडा को भेदने का काम करता है, तो एक्रोसोम के स्राव से। ठीक है, वो क्या करेगा, सेक्रेशन फ्रॉम एक्रोसोम के स्राव से वो क्या करेगा, अंडाणु को भेदने का काम करता है। ओके, भ्रूण की 16 कोश की अवस्था कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, मॉरुला कहते हैं। यानी भ्रूण की जो 16 सेल्स वाली फेज होगी या स्टेज होगी उसको क्या कहते हैं, मारुला। और मारुला को हिंदी में कहते हैं तूतक। क्या कहते हैं, तूतक कहते हैं। ओके, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए अगर ये हमारे उदर गुहा के बाहर नहीं होगा, मेल में मेल का जो टेस्टिस है अगर वो उदर गुहा के बाहर नहीं है तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए ये उदर गुहा से बाहर होते हैं। और जिसका नहीं होता है ना, जिस बच्चे का नहीं होता है तो ऑपरेशन के थ्रू बाहर किया जाता है। ठीक है, स्त्रियों में रजोनृत्य की उम्र होती है। जो स्त्री है उसमें रजोनृत्य की जो उम्र है वो मैक्सिमम कितनी है, 50 वर्ष है। मैक्सिमम कितनी है, 50, लेकिन 50 से कम भी होता है, 50 से ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। बताइए मनुष्य में जो निषेचित अंडाणु होता है वहां पे विभाजन कब प्रारंभ होगा, तो जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, यानी फैलोपियन नली में ही विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओविडक्ट में या अंडवाहिनी में या फैलोपियन नली में ही क्या हो जाएगा, जो विभाजन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन है, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला यहाँ पे ऐसा कौन सा हार्मोन्स है, बताइए मासिक धर्म के प्रारंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन है, फटाफट बताइए बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, या ये एफएसएच होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, एस्ट्रोजन होगा, है ना, या फिर एस्ट्रोजन एफएसएच प्रोजेस्टेरॉन, या फिर एफएसएच एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, या फिर क्या होगा, क्या होगा भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट फटाफट बताइए सारे बच्चे, क्या होगा, सी होगा, है ना, सी हो जाएगा। अगला है नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो नर हार्मोन्स की जो उत्पत्ति है वो कहाँ भाई, वृषण के अंदर। वृषण के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु ही क्या है, नर हार्मोन्स है। सॉरी ये गैमेट है। ठीक है, ये क्या है, गैमेट है। ठीक है, अगला है एक्रोसोम इनमें से किसका संभोग है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभोग है, बताइए किसका संभोग होता है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभोग होता है। 47 का राइट आंसर बताइए क्या होगा बेटा,
किसका संभोग होता है? तो मानव शुक्राणु के सिर का, यानी जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी ना, टोपी नुमा जो संरचना होती है वो शुक्राणु के सिर भाग की होती है। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? तो बच्चा आपका क्या है? अंतःगर्भाशय युक्ति। ठीक है, अंतःगर्भाशय जो युक्ति है, अंतःगर्भाशय युक्ति जिसको हम क्या कहते हैं? आईयूडी। ये क्या है? ये है गर्भ निरोधक उपाय, ये है गर्भ निरोधक उपाय होता है, इसलिए ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अगला है आपका, खत्म। ठीक है, खत्म। तो चैप्टर 3 भी बेटा आपका खत्म। ठीक है, चैप्टर 3 भी क्या हो गया आपका? खत्म। तो बताइए इसमें से आपने कितना सही किया, कितना गलत? यानी 48 क्वेश्चन था, 48 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, कितना गलत, बताइए। अरे यार, क्या तुम लोग क्रिस का गाना सुनते हो, है ना? कुछ मिलता है क्या? क्रिस का गाना सुन के कुछ मिलता है क्या? काम वैसा करो यार जिससे नाम हो जाए। किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना? आप लोग रट्टा लगाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग कहते हो मैम क्रिस का गाना सुनाओ सुनाओ। आप कभी उसकी परिस्थिति को समझते हो? वो कैसा इंसान था, वो कैसा इंसान है ना? कूड़े कचड़े को बटोरने वाला। जब तक वो फेमस नहीं था, जब तक वो वायरल नहीं था, उसको कोई नहीं पूछ रहा था, और वो जहां थोड़ा सा वायरल हो गया तो सारे लोग उस पर शॉर्ट वीडियो बना दे रहे हैं ना। सारे लोग क्या करें? थोड़े से व्यू के लिए, किसके लिए? याद रखना, थोड़े से व्यू के लिए, थोड़े से फेमस होने के लिए क्या करते हैं? क्रिस का गाना सुनोगे। भैया किसी की परिस्थिति का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, अगर भगवान भरोसे उस बंदे ने क्या किया है, अगर वो फेमस हुआ है तो उसको सैल्यूट करो भाई, मजाक ना उड़ाओ। उसको जैसा आ रहा है वैसा गाया, किसी के पास तो वो भी हुनर नहीं होता है। लोग क्या करते हैं? खराब चीज का ही नाम देते हैं, अच्छी चीज तो कोई पूछता ही नहीं है। तो उसने अच्छा नहीं गाया, उसके पास ढंग नहीं था, सहूर नहीं था, तो वो क्या हो चुका? वायरल हो चुका। तो क्रिस का गाना क्या मिलता है इस क्रिस के गाने से? बताओ, कुछ मिलता है? नहीं ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव या स्ट्रेस हार्मोन्स है? चैप्टर 4 बच्चा आपका स्टार्ट हो गया, चैप्टर 4 आपका स्टार्ट हो गया। बताइए इनमें से ऐसा कौन है जो तनाव या स्ट्रेस हार्मोन्स है? किसे हम तनाव या स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं? फटाफट बताइए, किसको हम तनाव या स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं? बताइए बेटा, कौन है तनाव या स्ट्रेस हार्मोन्स, कौन कहा जाता है? फटाफट फटाफट बताइए, याद रखना है। चेंज हो गया क्या? एब्सेसिक बेटा याद रखना, एब्सेसिक एसिड। ठीक है, एब्सेसिक एसिड, क्योंकि ये प्लांट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये प्लांट्स में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो बच्चा सिफिलिस और गोनेरिया दोनों होती है, इसलिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सिफिलिस और गोनेरिया दोनों होगा। ठीक है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं? तो वो हमारी है सहेली, जो कहाँ बनाई गई भाई? लखनऊ में। लखनऊ में इसका क्या किया गया है? इसको बनाया गया है। ठीक है, लखनऊ में जो आपका लैब है वहां पे इस सहेली गोली को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन्स मोचक है? अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन्स मोचक यहाँ पे कौन है? तो LNC-20 हार्मोन्स मोचक है। तो क्या है भाई? LNC-20 है। देखो, कॉपर टीप को भी रोपित किया जाता है, आईयूडी है। ठीक है, लिपिस लूप भी आईयूडी है, मल्टीलोड 375 भी आईयूडी है, लेकिन LNC जो 20 है वो हार्मोन्स मोचक है। हार्मोन्स मोचक का मतलब है कि वहां पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होगा, यानी वो हार्मोन से बनाई गई आईयूडी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो मैक्सिमम बच्चा लगभग 2%, लगभग की बात है, पूरा श्योर नहीं है, लगभग क्या है? 2% है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? हमारी जो गर्भ निरोधक गोली है उसमें जो मौजूद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो किसके लिए है? किसके लिए उत्तरदायी है? याद रखना है, अंडोत्सर्ग के रोकने के लिए, यानी ओवुलेशन को रोकने के लिए ही जो सहेली और मालाडी गोली ली जाती है। किसके लिए? ओवुलेशन पीरियड्स को रोकने के लिए फीमेल्स क्या करती हैं? सहेली का यूज करती हैं या फिर मालाडी का यूज करती हैं। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला रोग है? जननांग की जो समस्या है वो किसके द्वारा है? तो याद रखना है, पैपिलोमा विषाणु, जिसको हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। ये क्या है? जननांग समस्या। जननांग समस्या का मतलब है भाई कि
जो सेक्स ऑर्गन होगा उस पे क्या होगा, लाल दाने निकल जाना, है ना, हल्का सा पस आना, छाला जैसा हो जाना, ठीक है, ये सारे इसके सिम्टम होते हैं। आर्थ्रोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोट्रोपस बीजांड याद रखना है, पॉलीगेनम प्रकार के बीजांड को हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोट्रोपस बीजांड कहते हैं। ठीक है, आ गया है दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बच्चा आईसीएसआई। ठीक है, आईसीएसआई यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्रिया कब करी जाएगी बेटा? ये क्रिया कब करी जाएगी? जब पुरुष में शुक्राणु क्षमता कम होगी, यानी पुरुष में शुक्राणु बनेगा लेकिन उसकी संख्या कम होगी, और संख्या कम होने के साथ साथ शुक्राणु में वो पावर नहीं होगा कि फीमेल्स मेल की बॉडी से निकलेगा, फीमेल्स की बॉडी में जाएगा। ठीक है, यानी कि नर की बॉडी में एसिडिक नेचर में आएगा, ठीक है, उसके बाद फीमेल्स में योनि में एसिडिक नेचर में जाएगा, फिर गर्भाशय में जाएगा, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, यानी उसके अंदर वो क्षमता नहीं होगी। तब हम क्या करते हैं? आईसीएसआई करते हैं। कहाँ? लैब में करते हैं। ठीक है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? बताइए, अगर जनसंख्या अगर हमारी अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? तो प्रति व्यक्ति आयु में कमी हो जाएगी। ठीक है, जनसंख्याएं अधिक होने से क्या होगा? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला है आपका, वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा गर्भनिरोधक की फेमस विधि कौन है? किसको वर्तमान समय में किया जा रहा है? तो आईओडी को बच्चा, आईओडी को, यानी क्या यूज करती महिलाएं? कापर टी, कापर सेवन, है ना। महिलाएं क्या कहती हैं कि भाई मैंने 3 साल का बंद करा लिया, मैंने 5 साल का इंजेक्शन लगा लिया, है ना। तो वहां पे क्या है, उन्होंने कापर टी का यूज किया, 6 महीने के लिए करा लिया। तो कापर टी का क्या किया जाता है, या फिर कापर सेवन का, LNC-20 का, मल्टीलोड 375 का, प्रोजेस्ट शॉर्ट का, ये सारे जितने भी आईओडी हैं फीमेल्स क्या करती हैं? अपने गर्भाशय में रोपित करा लेती हैं, जिससे प्रेगनेंसी के नहीं चांस होते। लेकिन ये है कि ये क्या है? अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई होता है। ओके, गर्भाशय में कापर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। तो ये क्या करता है? इसका एक कारण है कि ये शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में क्या कर देता है? कमी कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ गर्भाशय में ये भी है, और शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, तो उपयुक्त में से सभी, यानी ये भक्षण क्रिया को बढ़ाता है, फर्टिलाइजेशन को अवरुद्ध करता है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होंगी, डी होगा। ओके, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी, यानी हमारे भारत में पहली जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो मैक्सिमम बच्चा, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद होने के 1951 में पहली जनगणना क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। अगला है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तेजी से ह्रास कहलाएगा जनसंख्या अवनपन। ठीक है, अगर जनसंख्या में क्या होगा? तेजी से ह्रास होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका जनसंख्या अवनपन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एमनियोसेंटेसिस, एक प्रक्रिया है। तो एमनियोसेंटेसिस जो होता है, भ्रूण में आनुवंशिक बीमारी को या विकार को ज्ञात करने के लिए कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, वर्णाता, हीमोफीलिया, ठीक है, या फिर रंजकहीनता, रंजकहीनता तो नहीं कर सकते, ये जितनी भी बीमारियां हैं इनके जांच के लिए क्या किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस प्लस सेक्स की जांच, ठीक है, यानी लिंग की जांच। सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक पुटिका है, प्रयोग की जाती है। बच्चा सहेली को साप्ताहिक लेती है, यानी हफ्ते एक बार ले लिया तो एक हफ्ते के क्या करते हैं? अंतराल पे यूज करते हैं। ओके, कापर टी कार्य करता है। तो कापर टी का काम होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना। इसका काम क्या है? फर्टिलाइजेशन को रोकना। क्यों? क्योंकि ये कापर आयन को रिलीज करता है, और कापर आयन जब रिलीज करेगा तो स्पर्म की भक्षणशीलता बढ़ेगी, निषेचन क्षमता क्या होगी? घटेगी। बी नहीं होगा भाई। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस है भाई तो वो क्या है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है बंध्याकरण, यानी जो बंध्याकरण होगा, जिसको नसबंदी कहते हैं या ऑपरेशन कहते हैं, ये क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी उपयुक्त का मतलब उचित विधि है। ठीक है, क्या होगी? उचित विधि मानी जाएगी। और सर्वाधिक उपयुक्त विधि की बात करेंगे तो फिर वहां पे मुखी गोली हो जाएगा। मुखी गोली का मतलब क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम मार्केट में क्या है, या लोग क्या करते हैं कि कौन चाहेगा कि भाई 3 साल का या 5 साल का हम बच्चे का अंतराल रखें, क्योंकि पहले ही बीच में चीजें ठीक थी, लेकिन अब क्या हो गया है? दिक्कत हो चुकी है। दिक्कत क्या हो चुकी है कि अगर कोई आईओडी करा भी लेता है तो फिर फ्यूचर में मां बनने में प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ऐसे ही कैंसर बढ़ जा रहे हैं तो इनसे भी कैंसर होने का खतरा हो सकता है, आपका पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है, ठीक है। एग नहीं बन सकता है तो बहुत सारे सिम्टम आ सकते हैं। तो सर्वाधिक अगर फेमस की बात करेंगे तो आपका सहेली याद रखना है, लेकिन उचित अगर कोई है, अच्छी है, जिसका अगर यूज किसी ने करा लिया, ऑपरेशन करा लिया, तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उसके लिए याद रखना है बंध्याकरण को, ठीक है। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा कौन सी गर्भनिरोधक गोली तैयार की गई है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है भाई, लखनऊ में है। कौन सी बनाई गई है, सहेली को, जो ज्यादा फेमस है, आपको एक छोटे मोटे मेडिकल पे मिल जाएंगी। और जितने भी ये परिवार नियोजन कार्यक्रम महिलाएं चलाती हैं, कौन कहते हैं, आंगनबाड़ी वाले जो होते हैं ना, ब्लॉक वगैरह होते हैं, वहां पे भी ये गोलियां मिल जाती हैं, ठीक है। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, बताइए। जो मृत्यु की संख्या होगी उसको क्या कहेंगे, यानी किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को मोर्टिलिटी कहते हैं। क्या बुलाएगा भाई, मोर्टिलिटी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो एड्स होगा वो क्या होगा, रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसको शुरुआत कब करी गई थी, तो याद रखना है 1951 में क्या किया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए भाई। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, तो भाई क्या करना है, उसके हृदय को धड़कन को क्या करना, सुनना। हृदय की धड़कन को क्या करना, सुनना, यानी इसको क्या करना भाई, सुनना, ठीक है। कब सुनाई देता है, 1 महीने का भ्रूण का, ठीक है। सहेली क्या है, तो सहेली जो होता है, सहेली क्या है, तो सहेली है गर्भधारण की मुख्य गोली। क्या है भाई, गर्भधारण की मुख्य गोली होती है, कौन भाई, सहेली होती है, ठीक है। अगला है परकनली शिशु के संबंध में सत्य है। परकनली शिशु के संबंध में यहाँ पे क्या सत्य है, बताइए। जो परकनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है, मादा के जननांग में निषेचन तथा परकनली में वृद्धि गलत, जन्म पूर्व शिशु को इक्विवेटर में रखना गलत, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन, ये आपका बच्चा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ओके, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है, तो भाई निरोध का मतलब होता है कंडोम, जो फीमेल्स के द्वारा यूज नहीं किया जाता। ये कौन यूज करता है, मेल करता है, लेकिन केवल एक बार यूज होगा, केवल एक बार यूज होगा। लेकिन याद रखना डायाफ्राम को हम 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। या गर्भाशय ग्रीवा टोपी को हम जो फीमेल यूज करती हैं 1 से 2 बार 3 बार यूज कर सकती है, ठीक। अगला है जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, तो जो हेपेटाइटिस है वो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा, ठीक है। पैपिलोमा विषाणु पे, ठीक है। हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर पे, यानी जो हमारा लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर 5, ठीक है। लास्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर 5 पे चलेंगे। कट जा रहा है यार, हो तो 4 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने करा लिया, यानी हमने कर लिया। अब देखते हैं चैप्टर 5 पे, ठीक है। रेडी, सारे लोग रेडी हो चुके हो, फुल जोश फुल एनर्जी के साथ आ जाओ। सारे बच्चे भाग चुके हैं तो एक बार फिर से आ जाइए, सारे लोग फिर से आ जाइए, सारे लोग फिर चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए, फिर चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ, चैप्टर वाइज ही चल रहा है भाई, चैप्टर वाइज ही चल रहा है, क्योंकि मुझे देखना है कि चैप्टर 5 तक के कितने आपके रेडी हैं, क्योंकि भाई काफी टाइम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और चेक करना तो मुझे भी बनता है कि बस जी हाँ जी हाँ जी हजूरी ही करते हो कि सच में कुछ तैयार है। ओके, चलिए। लिखित में से कौन सा गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है, बेटा याद रखना है कि गुणसूत्रों के मूल संख्या को यन क्या करता है, दर्शाने का काम करता है, ठीक है। यन क्या करेगा, दर्शाने का काम करेगा। ओके, लिखित में से कौन से गुणसूत्र, अगला क्वेश्चन आता है आपका, लिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, मात्रात्मक, एकाधिक जीन, गुणात्मक, या इनमें से सभी, बताइए। तो मनुष्य में जो त्वचा का रंग है वो निर्धारित होता है। देखो, अगर मनुष्य में त्वचा के रंग के लक्षण की बात करेगा कि मनुष्य में त्वचा का रंग का लक्षण कौन है, तो ये मात्रात्मक लक्षण का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, क्या होता है,
मात्रात्मक लक्षण का एग्जाम्पल होता है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा भाई, एकाधिक जिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न्यूटन, सिस्टर्न व रेकान पद प्रतिपादित किया था? यानी ऐसे कौन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने न्यूटन को, सिस्टर्न को, रेकान पद को क्या किया है, प्रतिपादित किया है? तो एस वेंजर जी ने क्या किया है, इसको प्रतिपादित करने का काम किया है। ओके, लिखित में से कौन सा प्रभाविता में एप्टू संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? तो को डोमिनेंस की बात हो रही है भाई, सप्रभाविता की बात हो रही है, तो याद रखना है एक संबंधी दो संबंधी एक को, एक संबंधी दो संबंधी एक को क्या करना है आपने, याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? यानी ऐसा पुरुष जिसमें महिलाओं का लक्षण होगा उसको क्या बोलेंगे, गायनो। ठीक है, गायनेंड्रोमार्फ कहते हैं। यानी क्या होगा, होगा तो पुरुष लेकिन लक्षण क्या होगा, महिलाओं वाला। महिलाओं वाला कैसा, स्तन का विकास होना, यानी उसका जो स्तन होगा थोड़ा सा उभरा होगा, आवाज कैसी होगी, पतली होगी, यानी लड़कियों जैसी होगी, मधुर सुरीली होगी, है ना। न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर जो बनते हैं वो कैसे, तो अर्धसूत्री फर्स्ट और एक समसूत्री विभाजन, यानी एक अर्धसूत्री विभाजन होगा और एक समसूत्री विभाजन होगा, जिससे न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। क्या बनेगा भाई, 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ओके, अगला है, निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है? लिंग संलग्न गुण, तो वर्णाता क्या है, लिंग संलग्न गुण का एग्जाम्पल होगा। क्या होगा भाई, वर्णाता लिंग संलग्न गुण का एग्जाम्पल है। लिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा है, वो ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक से याद रखना है डाउन सिंड्रोम को। क्या याद रखोगे, डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है ना। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसी ने किया है, तुम्हारे सटन व बावेरी जी ने किया है। किसने किया भाई, सटन व बावेरी जी ने इसको क्या किया है, प्रतिपादित किया है। ओके, लिखित में से कौन क्रोमोसोमी विकार नहीं है, यानी क्रोमोसोम से संबंधित नहीं है? तो हीमोफीलिया जो है हमारा गुणसूत्री विकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप होमवर्क है और ये दोगे आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि आपकी 6 बजे क्लास है सर की ना, तो 5 मिनट का ब्रेक होना जरूरी है। तो सर की क्लास में फटाफट जाइए 5 मिनट का ब्रेक लेके और आंसर दे के जाना कमेंट सेक्शन में। यहाँ नहीं, बड़े तेज बन जाते हो ना, बड़ी चालू बन जाते हो तुम लोग, यहाँ पे लिख के चले जाते हो और कमेंट सेक्शन में जहां देना होता वहां नहीं देते हो। ठीक है, तो ज्यादा होशियार, ज्यादा तेज नहीं बनना है, सीधे से अच्छे बच्चों की तरह आंसर देना है। कहाँ पे, वहां देना कि जहां पे क्लास के बाद में देख सकूं। ठीक है, बहुत तेज बनते हो तुम लोग। मेरे घर से क्या करना है यार तुम लोग को, है मेरे घर से क्या करना है? जैसे तुम लोग छोटे मोटे घर से बिलोंग करते वैसे मैं भी हूं ना, जैसे तुम लोग धरती से निवास करते वैसे मैं भी धरती से हूं, आसमान से नहीं आई हूं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। कल होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, कल होगा सब्जेक्टिव। तो क्लास कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है।